नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं ताल ठोके का वक्त हो गया है। महज 22% काम हो पाया लोकसभा में, 22% का, सिर्फ 21 घंटे काम हो पाया। बेसिर पैर के मुद्दे पेगासस के चक्कर में संसद ही नहीं चल पाई। लेकिन कल जो हुआ ना, उसने लोकतंत्र के मंदिर में कैसे संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई, वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस के माननीय कैसे मेज पर चढ़ गए, ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा नहीं ये संसद की तस्वीरें, लोकतंत्र के मंदिर की तस्वीरें हैं, और ये व्यवहार ये माननीय कहलाने लायक हैं। मतलब मेज पर चढ़ने वाले माननीय। इससे पहले देखिए शांतनु सेन ने वो पर्चे फाड़े थे, वो सब तो ठीक था, लेकिन मंगलवार को कृषि कानूनों के विरोध में हंगामा करते हुए विपक्षी दल के नेता वेल में पहुंच गए। यहां तक सब ठीक था। उसके बाद जो हुआ वो देखिए। आधिकारिक मेज पर चढ़े प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस के सांसद, रूल बुक उठाकर चेयर की तरफ फेंकी। मतलब एक तरीके का अटैक था। ये चेयर पर रूल बुक उठाकर फेंकी गई। कहा जा रहा है कार्रवाई हो सकती है। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने कहा मैं रात भर सो नहीं पाया। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें संसद से देखने को मिली। राज्यसभा में उच्च सदन, ये तस्वीरें का फुल स्क्रीन, सिर्फ ये तस्वीरें ये देखिए आप। प्रताप सिंह बाजवा मंच मेज पर चढ़े, उसके बाद जो रूल बुक होती है वो उठाकर चेयर की तरफ फेंकी। ये सब कुछ हुआ। ये वो तस्वीरें हैं जब टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने पर्चा फाड़ा था और उनकी तरफ फेंका था। तो हम लोग आज ये सवाल, दरअसल इसीलिए हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि संसद का सम्मान करना कब सीखेगी कांग्रेस? संसद का तिरस्कार कांग्रेस का संस्कार, कांग्रेस के संस्कार। मेरे साथ केसी त्यागी, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव है। संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल, लेकिन पहले मैं, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सिरसा जी हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, शिरोमणि अकाली दल से हैं, तहसीन पूनावाला है, एनसीपी से ब्रिजमोहन जी हैं, और टीएमसी से बादल देवनाथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। संबित, मैं आपके पास आऊं, लेकिन पहले केसी त्यागी, क्योंकि सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा। केसी त्यागी जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कह रहे हैं वो सो नहीं पाए रात को, वो भावुक हो गए, वो रो पड़े तस्वीरें देखते हुए। मेरा सवाल यह है, कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ कार्रवाई होगी, या ये आया गया खत्म, या ये माननीयों पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? त्यागी जी। नहीं, मैं कार्रवाई से पहले जो पुरानी संसदें थी उसका मैं संक्षेप में जरूर जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, उनका कहना था कि संसद बाज नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। उस समय मधुली में अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, धीरेन्द्र मुखर्जी, राज नारायण, ज्योतिर्मय बसु, कम्युनिस्ट नेता डांगे, ये सब हुआ करते थे। और ऐसी बहस चलती थी कि प्रधानमंत्री जो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, अपने केबिन में बैठ करके देखते थे और इंटरवेंशन करते थे। इंदिरा जी के आने के समय ये सिलसिला थोड़ा कम हुआ। और बहस अगर नहीं होगी तो जनता के सवालों पर प्रखरता के साथ जवाब कैसे मिलेंगे? और दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कई मंत्री मित्रों ने मुझको बताया, और मैं खुद दोनों सदनों का सदस्य रहा हूँ, सरकार के लिए भी और मंत्रियों के लिए भी सबसे सुखद स्थिति है कि इस तरह का उपद्रव होता रहे, ताकि उनकी जवाबदेही कम हो जाए। तो एक तरीके से तो जो हमारे मित्र हैं कांग्रेस प्लस, वो सरकार की ही मदद कर रहे हैं। जनसंघ के और सोशलिस्ट पार्टी के ज़माने से लेकर आज तक हमने भी दर्जनों बार संसद अवरुद्ध की है, उसमें मांग की है, चाहे वो कॉमनवेल्थ का था, चाहे वो लोकपाल का था, इससे तीखी बहसें हुई हैं, लेकिन संवाद समाप्त नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति की आंखों में आंसू नहीं आए थे। और अगर हम और बीजेपी के लोग आज विपक्ष में होते तो पेगासस पे भी हम बहस कराते, किसानों पर भी बहस कराते, जो संभावित लहर है तीसरी, और किस तरह से हालात ख़राब हो सकते हैं WHO ICMR के कहने के बाद भी, उस पर बहस कराते। लेकिन शासक दल को एक भी अवसर दिक्कत में डालने का इस कांग्रेस प्लस जो अपोजिशन है इसने नहीं दिया। लिहाजा ये संसद की में कठोर इनको सजा ना दे करके, चूँकि स्वतंत्रता के 75 साल हैं और गांधी हमारा नायक है, इनको माफ़ कर देना चाहिए इस बात के लिए कि ये संसद नहीं थी तो किसी गरीब की सुनवाई नहीं थी। हमारे पुरखों ने, गांधी ने, जवाहरलाल ने,
सरदार पटेल ने, अंबेडकर ने, सबने लड़के झगड़ करके ये जन संसद बनाई थी। दिस इज पीपल्स पार्लियामेंट। और इसका जो मार्ग अवरुद्ध करता है वो जनता का समर्थक नहीं हो सकता। ये मैं जरूर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। त्यागी जी, मैं सब सवालों पर बहस का पक्षधर हूं। केसी त्यागी जी, हमारी पार्टी में, लेकिन ये जो तस्वीरें देखी हमने, बहस के पक्ष में है। मेज पर चढ़कर रूल बुक ऐसे फेंकी गई है, मतलब वो तस्वीरें मैं फिर से अगर कहूं वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखिए। ये रूल बुक लिटरली सर चेयर की तरफ अटैक ये फेंकी गई है। चलिए मैंने मान लिया वो चेयर पर चढ़ गए या आधिकारिक वो टेबल पर चढ़ गए, कागज फेंक देने, ये सब तो ठीक है। ये तो अटैक है ना सर, या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? ये लिटरली वो रूल बुक उठाकर चेयर की तरफ फेंकी गई है। नहीं, वेंकैया नायडू जी 67 में पहली बार एमएलए बने थे और वो मैं निजी तौर पे भी उनको जानता हूं। चंद्रबाबू और नायडू एक साथ दोनों विधायक बने थे और उनकी गिनती वहां पर ऐसे विधायकों में शामिल होती है जो कामकाज वाले विधायक थे। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय नंबर 2 की पोजीशन में उपराष्ट्रपति पर हैं। हमारी राज्यसभा के वो सभापति हैं। अगर उनकी आंखों में आंसू आए हैं तो ये संसद की आंखों में आंसू हैं, ये लोकतंत्र की आंखों में आंसू हैं। और जब उपराष्ट्रपति रो रहे थे तो बेबस लाचार संसद भी रो रही थी, लोकतंत्र भी रो रहा था। लिहाजा मैं विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बांझ संसद के पक्ष में नहीं, लेकिन ऐसी संसद भी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें 22% भी काम ना हो पाए, जिसमें तीसरी लहर पर भी बहस ना हो। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर हमारे बीजेपी वाले विपक्ष में होते तो सरकार को इससे भी ज्यादा परेशान करते, क्योंकि सरकार परेशान जब होती है जब संसद चलती है, जब ये निर्जीव हो जाती है, जब ये असहाय हो जाती है, जब ये सिसकती है तो जनता भी सिसकती है, उसके सवाल भी वाले सर माननीय कैसे आप समझिए सर, आदर्श होते हैं नेता, लोग देखते हैं। बस एक सवाल, क्योंकि मुझे पता आपको जाना है, फिर मैं संबित आपके पास आऊंगा। लेकिन त्यागी जी, आप इन माननीयों के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में नहीं है जिन्होंने लगभग अटैक था, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये चेयर पर अटैक था, वो किताब रूल बुक उठाकर फेंकी गई, आप उसके पक्ष में नहीं है? आप कहते नहीं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर होगा? नहीं, मैं तो अमन जी कभी बैल में भी नहीं गया। कई मौके आए गुस्से के, बौखलाहट के, हैं, तो हम कभी बैल में नहीं गए। हमारे जो नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, ये कभी बैल में नहीं गए। जो कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता थे वो कभी बैल में नहीं गए। तो बैल में जाना और सभापति पर फेंकना, सभापति पर फेंकना, चेयर पर फेंकना माने लोकतंत्र पर फेंकना, तो मैं बहुत कड़ी कार्रवाई का पक्षधर नहीं, लेकिन इन लोगों को प्रायश्चित जरूर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई ये ना करें। ये जनता के धन का दुरुपयोग नहीं, जनता के सवालों के साथ ही मजाक है। क्यों नहीं तीसरी लहर पे बहस होनी चाहिए थी? क्यों इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि 5 करोड़ लोग जो गरीब तबकों के हैं उनके पास हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए प्रयासों पर बहस करनी चाहिए थी कि आपने इतना अच्छा किया है लेकिन इतना और आपको करना चाहिए था? हम जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग पक्षधर है, जो एनडीए है, उसको तो आपने कंफर्टेबल कर दिया। हम तो सारी जिंदगी विपक्ष में रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें अनकंफर्टेबल करो। अब जब आप 11 बजे पहुंचते ही कार्य सूची में क्या लिखा हुआ है उसको इग्नोर करते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, सारे दिन के लिए सदन खत्म हो जाता है, तो मंत्री भी आराम से हो जाते हैं, सरकार भी आराम से हो जाती है। लिहाजा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इतना मैं जरूर अमन जी आपकी बात को बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी। संबित पात्रा इस वक्त है मेरे साथ, इसके अलावा मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है, बादल देवनाथ जी हैं टीएमसी से। लेकिन पहले संबित मैं आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष कह रहा है कि आप नहीं तय करेंगे ना कि विपक्ष का मुद्दा कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को नीचा दिखाना और सच को गुमराह करना आपका मकसद, कांग्रेस के स्टेटमेंट है ये। देखिए अमन जी, जो हुआ है पार्लियामेंट में वो टीवी के माध्यम से पूरा देश देख रहा है और मुझे लगता है इस विषय पर डिबेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी के मन में हर कोई जानता है कि क्या हुआ है और ये उचित है या नहीं है। अमन भाई, पार्लियामेंट में क्या हो सकता है? पार्लियामेंट डिबेट का स्थान है, डिबेट हो सकता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है, ओकेजनल डिसरप्शन भी हो सकता है, वो भी अलाउड है कि आप डिसरप्ट करें पार्लियामेंट को, अवरोध भी हो सकता है।
किंतु पार्लियामेंट में डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। आप सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर चढ़ जाएं, आप रूल बुक उठाएं, उसे आप चेयर के ऊपर फेंक दें, ये नहीं हो सकता है। ये अवरोध नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन है। अवरोध का अर्थ है आप अपने अपने स्थान पर आप नारे लगा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, ये अवरोध होता है, ये डिसरप्शन होता है, ये डिस्ट्रक्शन है। नंबर 2, किस बात के लिए ये सब हुआ है? ये किसानों के ऊपर चर्चा चाहते थे। आपने कल देखा होगा, सबसे पहले वेंकैया नायडू जी कल जब बैठे अपने चेयर पर तो उन्होंने कहा कि आज किसानों पर चर्चा करेंगे। आप बताइए, किसानों पे चर्चा जैसे ही आरंभ होता है, आप तो 10 दिन से किसानों पे चर्चा कराइए, किसानों पे चर्चा कराइए बोल रहे थे। जिस दिन किसानों पे चर्चा आरंभ होता है, आप चर्चा नहीं करते हैं, टेबल पे चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आपके पास चर्चा के मुद्दे नहीं है, आपने चर्चा नहीं करना, आपने भटकाना है। तीसरी बात, आपका आज हैशटैग है रेस्पेक्ट पार्लियामेंट। मैं एक सवाल पूछता हूं अमन भाई, कांग्रेस पार्टी ने और इन लोगों ने कौन सी संस्था को रेस्पेक्ट किया है जो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट को रेस्पेक्ट करेंगे? क्या ये आर्मी का रेस्पेक्ट करते हैं? आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बोलते हैं। आर्मी जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो उसे फर्जिकल बोलते हैं। जब आप याद करिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंपीच करने का ये लोग प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बिका हुआ ये बताते हैं। क्या ये इलेक्शन कमीशन को रेस्पेक्ट करते हैं? नहीं। इलेक्शन कमीशन पर ये लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं यहाँ भारतवर्ष में तो लोकतंत्र ही नहीं है। जब खुद चुनाव जीत जाते हैं बंगाल में या किसी और राज्य में, तब यही इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है। तो ये कौन सी संस्था का सम्मान करते हैं जो ये पार्लियामेंट की सम्मान करे? और अंत में केसी त्यागी जी अभी है नहीं, उन्होंने तो इन पार्लियामेंटेरियंस को माफ कर दिया। मगर मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं अमन भाई, अगर इसी प्रकार का व्यवहार आप करते अपने न्यूज़ चैनल के अंदर, या इसी प्रकार का व्यवहार कोई डॉक्टर करता हॉस्पिटल के अंदर, या इसी प्रकार का व्यवहार चेयर पे चढ़ के कोई इंजीनियर करता अपने ऑफिस में, तो क्या भारत, या कोई क्लर्क करता अपने ऑफिस के अंदर, तो क्या यही पार्लियामेंटेरियंस इनको माफ कर देते? ये पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को इतना वीआईपी क्यों मानते हैं? वीडियो नहीं, एक सेकंड, 2010 में जो बीजेपी ने किया था उसका वीडियो दिखा दीजिए आप संबित भाई। अमन जी यार ऐसे डिबेट नहीं होगा। अमन भाई, ये पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ जरा इस प्रकार के व्यवहार ना करें, ये डिबेट है। बीच में तो बोलना ये पार्लियामेंट नहीं है, इसको आप पार्लियामेंट की तरह ट्रीट मत करिए, आराम से। ब्रिजमोहन जी इसको पार्लियामेंट की तरह ट्रीट मत करिए। मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। संबित आप कंप्लीट करिए, फिर तहसीन और सिरसा जी। देखिए, मैं कह रहा हूं ये पार्लियामेंटेरियंस अपने आप को वीआईपी क्यों मानते हैं? अगर यही व्यवहार कोई और करता तो पार्लियामेंटेरियंस उसे सस्पेंड कर देते कि तुम्हारी ये औकात, तुमने चेयर पे चढ़ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कागज फेंक दिया, तुम्हारी ये औकात। अगर मंत्री के ऊपर कोई जाए, कोई क्लर्क जाके मंत्री के ऊपर इसी प्रकार एक फाइल मार दे, देखो मंत्री क्या करता है। मंत्री छोड़ देगा उस आदमी को, उस क्लर्क को छोड़ देगा, या क्लर्क सस्पेंड हो जाएगा? आप बताइए मुझे। अगर क्लर्क सस्पेंड हो जाएगा तो ये जो नेता बैठे हुए हैं, ये इतने बड़े वीआईपी क्यों है? ये क्यों नहीं सस्पेंड हो सकते? ये ब्रिजमोहन जी क्या है? ये इतने बड़े वीआईपी हैं, ये भगवान है क्या कि ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? ये बाजवा जी क्या है? ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। क्लर्क सस्पेंड हो सकता है, मगर ये भगवान बने बैठे हुए। उससे पहले तहसीन पूनावाला, तहसीन 2010 का संबित भाई, ब्रिजमोहन जी ऐसे नहीं डिबेट करते हैं। पहली बार आए हैं क्या आप? आप पहली बार डिबेट करने आए हैं क्या? ऐसे नहीं डिबेट करते हैं, जिनका नाम लिया जाता है वो बोलते हैं। सिरसा जी मैं आ रहा हूं, पहले तहसीन पूनावाला आप बोलिए। जो केसी त्यागी ने कहा, आप लोग सरकार का ही काम आसान करते हैं इस तरह का उपद्रव करके, विपक्ष की सरकार को जवाबदेही से, मतलब आप जो है वे आउट दे देते हैं इस तरह का व्यवहार करके। तहसीन आप बोलिए। नहीं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं त्यागी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हाल ही में उनसे मुलाकात भी की मैंने एयरपोर्ट पर, लेकिन मैं इस चीज से उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट में जब बिल्स पास हो रहे थे, हमारे एमपी यानी मनीष तिवारी जी ने जब ट्राइब्यूनल बिल 3 अगस्त को पास हुआ, उस डिवीजन ऑफ वोट मांगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, आप अमन भाई जानते हैं डिवीजन ऑफ वोट कितना महत्वपूर्ण है। ये एक मेंबर का फंडामेंटल राइट है, इसे डिसअलाउ किया गया। और ये बिल जुडिशरी पे, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ले लेता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल बिल पर बात की संबित भाई ने। एग्रीकल्चरल बिल वॉइस वोट पर पास हुआ अमन भाई, वॉइस वोट पर। मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत थी ही नहीं, उन्होंने वॉइस वोट पे पास किया। और जब हमारे एमपीज ने कहा, जयराम रमेश जी और हमारे दूसरे 2 अन्य एमपीज ने राज्यसभा में कहा, इसी वाइस प्रेसिडेंट से जो चेयरमैन है हाउस के, कि इस पर डिवीजन ऑफ वोट कराए, एग्रीकल्चरल बिल्स पर इस पर नहीं कराया। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं सुषमा जी के सितंबर 2012 के इस बयान के साथ। सितंबर 2012 को पार्लियामेंट के बाहर सुषमा स्वराज जी सभी मीडिया को कहती, जिसमें शायद डीएनए अखबार भी था, जी न्यूज भी होगा, बट सभी मीडिया चैनल्स को कहती है
कि मैं यानी कि बीजेपी पार्लियामेंट चलने नहीं देगी। क्या होगा पार्लियामेंट चलते? डिबेट होगा। हम डिबेट नहीं चाहते। पार्लियामेंट नहीं चलना भी लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा। मैं संबित भाई से एक प्रश्न कहते अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। संबित जी, जब बीजेपी के एमपीज ने कैश लिया है पार्लियामेंट में, तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ, वो गलत साबित हुआ। कैश लिया है पार्लियामेंट के अंदर। आपने इस मंदिर का अपमान किया। इस मंदिर में आप कहते हो कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मर रहा। इस मंदिर में आज आपने कहा कि गोडाउन में हमारे जो अनाज है वो नहीं खराब होते। ये आज का आपने झूठ। इस मंदिर में जब आप झूठ कहते हो तब आप मंदिर का अपमान नहीं करते हो। तहसीन दो चीजें हैं। यूपीए काल में वॉइस वोट से कितने बिल पास हुए हैं ना, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल से लेकर कितने बिल पास हुए यूपीए काल में वॉइस वोट से, बिना वोटिंग के, बिना डिवीजन के? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। नंबर एक। नंबर दो, हाँ नहीं, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल मैं बता रहा हूँ आपको हुए हैं। ये मैंने सवाल भी पूछा था हामिद अंसारी साहब से भी, मुझे पता है, पूरी रिसर्च है, एक लंबी लिस्ट है। यूपीए काल में कितने बिल वॉइस वोट से बिना डिवीजन के पास हुए हैं, तो ये कोई अनोखा नहीं है। नंबर एक, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल इसका एक उदाहरण है, गूगल कर लीजिए। नंबर एक। नंबर दो, तहसीन, मैं फिर सिरसा जी आपके पास आऊंगा, संबित मैं आपके पास आ रहा हूं। चेयर पर अटैक, चेयर पर रूल बुक से अटैक, ये लोकतांत्रिक परंपरा का पाठ होता है क्या? कैश लाना ये पाठ होता है? इन्होंने पैसे लाए, ब्लैक मनी लाए और सिद्ध भी नहीं कर पाए। कहां से ये ब्लैक मनी? इनको जेल में होना चाहिए। नहीं, ये इसलिए बच्चे चेयर पर अटैक, चेयर पर अटैक, चेयर पर अटैक पार्ट है। मैंने किसानों के लिए किताब पे की, आप मुझे जेल में डालिए, मैं जेल में जाऊंगा। इन्होंने कैश लाया, इनके उद्योगपति नहीं, तो क्या अटैक से बिल वापस हो जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? सिरसा जी आप बोलिए, उसके बाद मैं संबित आपके पास आऊंगा, ब्रिजमोहन जी और मैं बादल देवनाथ आ रहा हूं। पहले सिरसा जी आप बोलिए, मेज पर चढ़ने से, रूल बुक फेंकने से, अटैक करने से क्या बिल वापस हो जाएंगे क्या? मनजिंदर सिंह सिरसा। नहीं, बिल्कुल अमन जी, आपने जो सवाल किया बड़ा जायज है, लेकिन आज हमें जो समझने की जरूरत है, सभापति जी, सभापति जी ने कहा कि उनको आंखों में आंसू आए, उनको जरूर दर्द हुआ होगा, लेकिन आप ये समझ के देखिए कि किसान 500 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, उनके लिए आंसू कौन बहाएगा, उनकी बात कौन करेगा? और जो लोकसभा है या राज्यसभा है, इसके अंदर जब कानून पास किया उसमें डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुई है, तो हम सब लोग जानते हैं। तो सबका यही दर्द है कि जब डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुई तो कम से कम अब तो इस पे चर्चा करके जो लोगों की वोट ले लीजिए, अभी भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपने तब कहते हैं कि लोग इसके पक्ष में थे तो डिवीजन ऑफ वोट से पता चल जाएगा, लेकिन तब डिवीजन ऑफ वोट नहीं की, अब इस पे चर्चा कर लीजिए। कानून बुरा है अच्छा है, इसका तो लोगों ने जवाब दे दिया, आज 6-7 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन आप ये जरूर अमन जी ध्यान रखिए कि उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, और जब बात कोई सुनाई ना दे तो कुछ ना कुछ तो सांसद जो वहां बैठे हैं उनको अपनी बात को रखने का तरीका होना चाहिए। पिछले कितने दिन से हम देख रहे हैं कि संसद जो है वो चली नहीं रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने किसान बिल के ऊपर चर्चा नहीं करवानी। मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूं, मैं खुद भी सभा का मेंबर रहा हूं, मैं नहीं समझता कि कभी भी हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन ये बात भी बड़ी सच है कि किसानों की बात करने वाला, और अगर सभापति जी ने इस बात का दर्द को महसूस किया होता तो मुझे लगता है यहां तक की नौबत आई ना होती, इससे पहले ही मसला हल हो गया होता अगर उनको इतना दर्द किसानों के लिए भी हुआ होता। आप लोगों की वजह से नौबत आई है संबित। देखिए अमन भाई, बहुत सीरियस डिबेट है, मैं भी एक एक करके जवाब देता हूं। पहली बात है, मैंने दोनों को सुना, दोनों का कहना है कि चूंकि किसानों के विषय में आप लोग सही तरह से निर्णय नहीं ले रहे थे, इस पे बहस नहीं हो रहा था, इसलिए जो हुआ वो उचित हुआ। अच्छा नहीं हुआ मगर उचित हुआ। यहाँ तो सिरसा साहब बैठे हैं। सिरसा साहब 84 के दंगों में 30-30 सालों तक लोगों को फांसी नहीं चढ़ाई गई। 30 सालों तक लोग, कोई एक व्यक्ति भी दोषी करार नहीं दिया गया, किसी को जेल नहीं भेजा गया। आप तो हमारे साथ सरकार में थे, आप बताइए कितनी बार हम टेबल पे चढ़ गए, कितनी बार किसी को थप्पड़ मार दिया, कितनी बार किसके ऊपर हमने कागज फेंक दिया। हर बार सत्र में हम 84 के दंगों के विषय को उठाते रहे, मगर कभी भी हमने मर्यादा के लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघा। और मैं बार बार, ये कुछ लोग यहाँ कह रहे थे कि आपने भी तो पहले ऐसे किया था तो हम ऐसा करेंगे। देखिए, पहले एक सुशील शर्मा या कोई था कांग्रेस का अध्यक्ष युवा मोर्चा का, उसने अपनी पत्नी को तंदूर में जला दिया था। आज कोई अपनी पत्नी को तंदूर में जला देगा और आप उससे पूछेंगे क्यों जला दिया पत्नी को काट करके तंदूर में, तो आप बोलेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी जलाया था तंदूर में तो हमने भी जला दिया।
ये क्या एक्सक्यूज होता है कि आपने भी कभी किया था हम कर देंगे। और सुषमा जी और अरुण जी के बारे में झूठ बोला गया है, दोनों दिवंगत आत्माएं हैं। मैं दोनों के बिहाफ पे यहां क्लैरिफिकेशन 10 सेकंड में देना चाहूंगा। देखिए, सुषमा जी और अरुण जी ने 2G केस के समय में पार्लियामेंट के बाहर ये कहा था कि डिसरप्शन इज अ वे ऑफ पार्लियामेंटेरियन लाइफ, बिल्कुल कहा था। मगर आगे जब अरुण जेटली जी से इस पे सफाई मांगी गई थी, आप जानते हैं अरुण जी ने क्या कहा था? आप वो बाइट चलाइए अरुण जी का। अरुण जी ने कहा था, देखिए ये 2015 में उन्होंने कहा कि हम उस समय डिसरप्शन क्यों कर रहे थे और ये गलत कंपैरिजन है। 2G के केस में हमने जेपीसी कब मांगी? 2G के केस में जब उस समय की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस यूपीए की सरकार के समय, जब CAG ने और CVC ने दोनों ने इनक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट दिया, उसके बाद उस समय की सरकार के समय CBI ने चार्जशीट फाइल कर दिया, तब जाके हमने जेपीसी की मांग की। फिर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो हमने डिसरप्शन किया, वो भी टेबल चेयर के ऊपर चढ़ के नहीं, किसी के ऊपर रूल बुक फेंक करके नहीं, बहुत लोकतांत्रिक तरीके से। मगर अभी आप बताइए, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे फार्मर का विषय हो, भाई वाद विवाद संवाद विरोध, कौन सा इंक्रिमिनेशन हुआ है? लेकिन अवरोध के नाम पर अराजकता नहीं। वाद विवाद संवाद विरोध, लेकिन अवरोध के नाम पर अराजकता की इजाजत नहीं दी जा सकती। बादल देवनाथ, मैं आपके पास आ रहा हूं TMC से, क्योंकि वो पिछड़ गए। बादल देवनाथ जी को बुरा लग रहा है, उनके सांसद ने क्यों नहीं रूल बुक से अटैक किया। शांतनु सेन, उन्होंने तो सिर्फ कागज उठाकर फेंके। आज बुरा लग रहा होगा, आप लोग पिछड़ गए। नहीं, बोलिए बादल देवनाथ जी। अमन जी, मुझे 2-3 मिनट समय चाहिए। सबको मौका मिला, मुझे मौका नहीं मिला। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपको, सुषमा स्वराज जी तो नहीं है, आडवाणी जी अभी भी है, वाजपेयी जी नहीं है। मैं इन तीनों को सम्मान करता हूं, अभी भी सम्मान करता हूं। जब सुषमा स्वराज जी विरोधी थे और आडवाणी जी थे, वाजपेयी जी विरोधी थे, तो उस समय पार्लियामेंट में हंगामा नहीं हुआ। संबित पात्रो जी कह सकते हैं जो हंगामा हुआ कि नहीं, सांसद अचल हुआ कि नहीं। कितना हंगामे और अटैक में फर्क समझ आता है आपको? संबित पात्रो जी, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। आपको हंगामे और अटैक में फर्क नजर आता है? मेज पर चढ़ जाना, रूल बुक चेयर पर फेंक देना, इसमें और हंगामे में फर्क नजर आता है। अवरोध और अराजकता में फर्क नजर आता है। बोलने दीजिए प्लीज। चेयर पर अटैक हुआ, लेकिन किसी आदमी, किसी सांसद के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अच्छा, तो अच्छा, चेयर पर अटैक हुआ तो बुरा नहीं है। माय गॉड, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप चूक गए थे पिछली बार क्या? शांतनु सेन, जब उन्होंने अश्विनी वैष्णव पर कागज फेंका था, तब इरादा आपका भी अटैक का था क्या, आपके सांसद का? प्लीज सर, शांतनु दा सही किया। अच्छा, लेकिन दूसरा दिन जब 6 सांसद को जब बहिष्कार किया, सस्पेंड किया, उसका कुछ क्या था? सिर्फ आंदोलन किया राज्यसभा में, वेंकैया नायडू के पास गया, कुछ कहा और आंदोलन किया, उसके लिए 6 सांसद को सस्पेंड किया। क्यों? उन्होंने कोई कागज भरा था, कुछ फेंका था? नहीं हुआ। फेंकनी चाहिए थी, सिर्फ कागज क्यों फेंके? रूल बुक फेंकते, चेयर उठा के फेंकनी चाहिए थी, है ना? आपको इस चीज का दुख है, आपको दुख इस चीज का है कि चेयर उठाकर फेंकनी चाहिए थी ना। आवाज नहीं सुनी जा रही तो चेयर उठाकर फेंकनी चाहिए थी। रूल बुक क्यों? अभी तो सिर्फ कागज फेंके थे, आज तो मौका चूक गए आप लोग। ये आगे निकल गए आपसे बाजवा जी, शांतनु सेन खबरों में पीछे रह गए। मैं जस्टिफाई कर रहे हैं। चेयर पर अटैक हुआ, क्या हुआ? चेयर पर अटैक हुआ, क्या हुआ? आप ये बोल रहे हैं? नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे। पेगासस के ऊपर चर्चा हुआ, आपका बहस है सर। पेगासस की क्या स्पेलिंग है पूछ लूंगा, आपको नहीं पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है पेगासस मामले में, पता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार फटकार दिया आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हवा हवाई, भाई आप रिपोर्ट्स के आधार पर कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर क्या कह रहा है, आप वो पढ़िए पहले। पेगासस हवा हवाई बेसे पैर का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि रिपोर्ट्स के आधार पर आप जो है बिना सबूत के आ गए हैं। कहां थे 2019 में, तब क्यों नहीं आया? अभी कल आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पैरेलल जो है जांच नहीं चलेगी, पैरेलल ट्रायल नहीं चलेगा। संबित पात्रा, आप बोलिए कि चेयर पर अटैक हुआ तो क्या बुरा है? संबित, उसके बाद देखिए अमन भाई, आज तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है, चेयर पर अटैक नहीं होना चाहिए। संबित देखिए अमन भाई, हम आज डिस्कशन बाजवा जी के बिहेवियर का कर रहे हैं, मगर मैं याद दिला दूं, बाजवा जी ने जो किया उसके ठीक 2 दिन पहले टीएमसी के कुछ सांसदों ने जो किया था, उससे एक कांच का पूरा डोर जो राज्यसभा में है वो टूट के गिरा और एक महिला सुरक्षा कर्मचारी जो वहां काम करती थी उसके गर्दन में कट लगा, बहुत बड़ा सा कट लगा, उसे हॉस्पिटल उठा के ले जाना पड़ा। वो बेचारी वहां भर्ती हुई। लिखित में उस कर्मचारी ने कंप्लेंट भी दिया है। वो पॉलिटिकल, वो
ये देखिए फिर ये बीच में डिस्ट्रप्शन करेंगे। बादल जी शांत हो जाइए, अमन जी इनको चुप कराइए, मैं बोलूंगा फिर ये फाइल फेंक देंगे हम लोगों के ऊपर। फायदा होगा वो बता रहे हैं। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप। बादल जी आपको तो वो आपकी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए आपने क्या किया है। संबित पात्रो जी पूरा झूठा इल्जाम लगा रहा है। बीच में नहीं, सिरसा जी वेट कर रहे हैं। झूठा इल्जाम लगा तो आप देख लीजिए, न्यूज़पेपर में छपा है ये सब, कौन बोल रहा है आप खुद देख लीजिए, सब छपा हुआ अखबारों में। किस प्रकार से ग्लास का डोर टूटता है, किस प्रकार से एक सुरक्षा कर्मी घायल होती है, उसको हॉस्पिटल लिया जाता है। आपने कभी पार्लियामेंट में आपने कभी अरे अमन भाई ये नॉन स्टॉप चिल्लाएंगे प्लीज। बादल जी ये पार्लियामेंट नहीं है, जरा शांत हो जाइए। बादल जी प्लीज आप बाजवा जी की तरह बिहेव तो मत करिए। पहले ये बोल रहे अमन जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता। बोल लीजिए आप, बोल लीजिए बादल जी, बोल लीजिए। कौन सा बिल पास हुआ, कौन सा बिल पास हुआ बताइए तो 14-15 जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ कोई किसी ने कोई संदेह कुछ जान ठीक है देश के एक ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। पास हुआ, लेकिन कोरोना के बारे में चर्चा के लिए आपने कोई प्रयास किया, लेकिन त्यागी जी ने बोल के चला गया। कोरोना के बारे में कोई प्रश्न कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन आपने सरकार पर कोई चर्चा के लिए कोई प्रयास किया नहीं, आपने नहीं किया। लेकिन आपने बोलने नहीं देते। चलिए अब हम लोगों को बोलने दीजिए। अब आप लोग पेगासस के पीछे पड़े थे, कोरोना तो भूल गए थे आप लोग जासूसी के पीछे पड़े थे, आप लोग भूल गए थे। आप लोग किसानों को भूल गए थे, आप लोग महंगाई भूल गए थे, आप लोग कोरोना भूल गए थे, आप लोग जासूसी के पीछे पड़े थे। पेगासस बाहर किसान करते थे, अंदर पेगासस करते थे। आप लोगों की भी गेम थी। अब आप शांत रहिएगा, बीच में मत बोलिएगा। अब आप शांत रहिएगा बादल देवनाथ, बस हो गया। बादल देवनाथ बहुत समय दे दिया आपको। संबित पात्रा आप बोलिए, ऑडियो बंद है। संबित आप बोलिए, फिर सिरसा जी और तहसीन पूनावाला मैं आपके पास आऊंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। संबित पहले आप बोलिए। बाप संबित देखिए मैं कहना चाहता हूं, आप याद करिए जहां तक कोरोना का विषय है, सरकार ने खुद कहा कि कोरोना पे पहले चर्चा करिए, हम पेगासस पे भी चर्चा करेंगे, मगर कोरोना पे एक दिन भी उन्होंने चर्चा नहीं की। अभी यहाँ तहसीन भाई कह रहे थे कि आप लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी का देहांत नहीं हुआ। आप याद करिए इन्हीं के राज्य, क्या कहा गया था पार्लियामेंट में, किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन के कारण देहांत का एक भी आंकड़ा नहीं दिया। उसी दिन जिस दिन पार्लियामेंट में ये डिबेट हुआ, उसी दिन टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के जो हेल्थ मिनिस्टर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। टोपे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा एक भी मृत्यु महाराष्ट्र में नहीं हुई। राजस्थान में उनके हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी दिन कहा कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण राजस्थान में नहीं हुआ। ममता बनर्जी जी के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण बंगाल में नहीं हुई। तो हम क्या मैन्युफैक्चर कर दे? आपकी सरकारें तो खुद ही कह रही हैं, ये सब आर्काइव में मौजूद है। इनके टीएस सिंहदेव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए, टोपे जी का दिखा दीजिए। कोरोना के ऊपर एक दिन डिस्कशन नहीं होना, ये ब्लास्फेमी है, ये पाप है, महापाप है। आप याद करिए यही वो लोग थे जो चाहते थे कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र, स्पेशल सेशन बुलाया जाए जिसमें केवल कोरोना के बारे में चर्चा हो। जब सत्र आया मॉनसून का तो आपने कोरोना के बारे में चर्चा तक करना उचित नहीं समझा। और जिस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पेगासस में आप लोगों के फोन में हथियार था तो कितने लोगों ने एफआईआर दर्ज किया? एक भी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज नहीं किया 2 साल से। क्यों नहीं दर्ज किया? अगर ये इतना सीरियस मामला था। ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और तो और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पे कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू कैन नॉट रन पैरेलल डिबेट्स। आप अगर कोर्ट में आए हैं तो यह दूसरा डिबेट आप नहीं कर सकते हैं कि पेगासस है या नहीं है, फिर आपको कोर्ट के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। आप यहां कुछ कहेंगे, यहां एक और डिबेट करेंगे, कोर्ट में भी डिबेट करेंगे। लेकिन क्या ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या किसान बिल पर आज चर्चा होनी थी? क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अप्रूवल था, हो गया था, चर्चा होनी थी आज? देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल जब चेयर पे पहली बार के लिए दिन आरंभ होते ही वेंकैया नायडू जी बैठे तो सबसे पहला उनका यही लाइन था कि आज का पूरा दिन डेडिकेटेड टू किसान है। आज तो ओबीसी बिल पे चर्चा हुई राज्यसभा में, मगर लोकसभा में कल पारित हुआ था, मगर कल वेंकैया नायडू जी ने स्पष्ट शब्दों, ये आप चलाइए प्लीज, पहला सेंटेंस था वेंकैया नायडू जी का कि टुडे इज डे, वो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मर्स इश्यू, एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन यू कैन रेज इट, ये कहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ऑन अ सीरियस नोट, मैं तूतू में मैं नहीं चाहता हूं। देखिए फार्मर के इशू को लेके बाजवा जी क्यों चढ़ गए, क्यों उन्होंने रूल बुक फेंका? अभी तहसीन भाई क्यों कहते हैं हम तो जेल जाने को तैयार है? ये पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर एक लड़ाई आपने देखा होगा कैसे अकाली दल और कांग्रेस के बीच में पार्लियामेंट के बाहर कैसे लड़ाई हो गई थी, तूतू में हो गई थी। वो कह रहे थे कि तुम कुछ नहीं करते हो, वो कह रहे तुम कुछ नहीं करते हो। यहां पर भी पोस्चरिंग हो रही है
कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं, इसलिए बाजवा जी, जिनको अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच के लड़ाई में बाजवा जी कट गए, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा मैं टेबल पे चढ़ जाता हूं और मैं फाइल फेंकता हूं, तो कम से कम न्यूज में तो आ जाऊंगा, न्यूज में आ जाऊंगा तो कुछ जो डूबती नैया है मेरी पॉलिटिक्स की वो तो उभर जाएगी। ये सारा का सारा अपने अपने डूबते नैयों को उभारने की कोशिश है। क्योंकि अप्रूवल था, बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा पर फैसला हो गया था, चेयर ने बोल दिया था चर्चा होनी है, फिर ये सारा ये ड्रामा और ये अराजकता क्यों? अब तो आप तो चर्चा चाहते थे, चर्चा तो हो रही थी। सिरसा जी, अमन जी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, तो अभी स्मित पात्रा जी कह रहे हैं, इनको ज्यादा पता है क्योंकि सिस्टम में जुड़े हैं, पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, चर्चा हो अच्छी हो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक कानून रद्द नहीं होते इसका हल तो सोल्यूशन तो नहीं हो सकता कोई भी। लेकिन अगर उस पर चर्चा होनी थी और चर्चा नहीं होने दी गई तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक मैं जो कांग्रेस का देखता आया वो रवैया बिल्कुल ठीक है, वो पेगासस पर ही बात करते थे। हम भी बड़े हैरान होते थे कि वैसे तो वो बात करते हैं किसान संघर्ष की, किसान बिल की, काले कानूनों की, और रात को उनके मेंबर पार्लियामेंट एक रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां कहते हैं मैं रात को सो जाऊंगा, फोटो खिंचा के वहां से रात को चले जाते हैं। और वैसे वो कहते हैं कि कांग्रेस के किसी मेंबर पार्लियामेंट ने इस बात के ऊपर, किसान संघर्ष के ऊपर, किसान बिलों के ऊपर कभी बात नहीं की, पेगासस की बात करते थे अंदर बाहर आके किसान की। ये तो बात मैं 100% सहमत हूं, लेकिन आपको अमन जी इस बात से भी सहमति जतानी होगी, विषय क्या है? विषय कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, ये समाजवादी पार्टी का नहीं है, विषय तो किसान का है और किसान के हकों का है। उसमें तो हर पार्टी को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर 500 से ज्यादा लोग किसानों की अब तक मौत हो चुकी है तो उनको हक कौन दिलाएगा? मुझे लगता है कि उनको हक दिलाने के लिए हम, मेरे को, आपको, अमन जी, हम सबको इकट्ठे होकर इस बात की आवाज लगानी चाहिए कि कम से कम किसानों की बात तो सुनी जाए। आप सांसद की बात मत सुनिए, पार्टी की बात मत सुनिए, छोड़ दीजिए, हम सबको बाहर कर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद किसानों से बातचीत करके जो मांगों को लेकर बैठे उनका मसला हल कर दें। जरूरत ही ना पड़े पार्लियामेंट की, जरूरत ना लोकसभा की पड़े, और पार्टियों की भी जरूरत ही ना पड़े। कोई ये कहे ना कि ये क्रेडिट लेना चाहता है, ये पोस्टर करना चाहता है, लेकिन ये बात हम कहें कि कानून तो होल्ड पर है, लागू ही नहीं हुए, कानून तो होल्ड पर है, लेकिन 1.5 साल का समय था ना, आज 9 महीने तो निकल गए, 9 महीने बाद क्या करोगे अमन जी? नहीं तो अभी तो होल्ड पर है ना, कानून है कहां अभी तो? हाँ, मैं 9 महीने बाद क्या करेंगे, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, होल्ड किसने कराए? तो वो तो किसानों ने कराई या सरकार ने होल्ड किए? आदेश के बाद कानून अभी होल्ड पर है, मेरे ख्याल से अभी तो कानून लागू ही नहीं है। किसानों ने कराया ना होल्ड भी, तो उसके लिए होल्ड कराया ना। हाँ जी, हाँ, 9 महीने के लिए भी तो किसानों ने होल्ड कराया ना, 1.5 साल के लिए 9 महीने तो निकल गए उसमें से। जो चीज लागू ही नहीं है उसकी वापसी की बात कर रहे हैं आप? तो मैं भी यही कह रहा हूं कि जो चीज लागू नहीं है उसको लागू सरकार कहना क्यों चाहती है कानून है, जब कानून काम ही नहीं किसी आ रहे, जब ये काले कानून लागू ही नहीं है फिर इनको रखा क्यों हुआ है? इनके लिए पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो रही है, इनके लिए कोविड के दौरान किसान बैठे हैं, किसानों की जाने जा रही है। जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद तहसीन आपके पास आऊंगा। संबित आप पहले बोल लीजिए। संबित, कानून वापसी, काले कानून वापसी, तब तक ये सब चलता रहेगा, ये तस्वीरें भी आती रहेंगी। देखिए, फिर तहसीन आ रहा हूं। देखिए सिरसा जी एक मैच्योर्ड और परिपक्व व्यक्ति हैं, अपने विषयों को सही से रखते हैं, मगर मुझे आश्चर्य हो रहा है। उन्होंने कहा, देखिए एक तो किसानों पे चर्चा होनी थी, कल वो डिक्लेयर हो चुका था, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि उपाय ही क्या है, हम तो केवल और केवल उसको रिपील ही चाहते हैं कि वो काले कानून हट जाएं, तभी जाके हम मानेंगे, वरना तो हम ऐसे ही चलेगा। देखिए मेरा कहना है, पार्लियामेंट लड़ाई झगड़े के लिए नहीं होती है, पार्लियामेंट चर्चा के लिए होती है। ये हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए, हटने चाहिए तो क्यों हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए तो क्यों नहीं हटने चाहिए, ये चर्चा से निर्णय होगा। ये अब फाइल में एक दूसरे को मारने से, एक दूसरे को थप्पड़ मारने से, कागज फाड़ने से, अराजकता से निर्णय नहीं होना है। पार्लियामेंट केवल बहस से निर्णय के लिए बनी है, और इसलिए आपको अगर लगता है रिपील होना है तो आपको विषय रखना था। बृजमोहन जी का सिग्नल ऑडियो चला गया था, वो अब शायद वापस आ गया, मुझे बताया जा रहा है। बृजमोहन जी पहले आप बोलिए, फिर तहसीन, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं जा पाया, माफी के साथ। बृजमोहन जी आपके पास आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, बृजमोहन जी आप बोलिए, आप पहले भी बोलना चाह रहे थे, बीच में आपको ऑडियो चला गया था सर, बोलिए। कोई बात नहीं जी। देखिए, सिरसा जी ने भी बहुत गंभीर बात की है और संबित भाई ने भी बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी है। सच्चाई क्या है कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समय समय पर कही है। आज भी जिम्मेदारी अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की है। जहां तक बात नायडू साहब के आंसुओं की है, तो ये पश्चाताप के आंसू है जो उन्होंने 15वीं लोकसभा में 2010, 2012, 2011, 2013 तक संसद को नहीं चलने दिया था। तो वो आज देश के सामने पश्चाताप के आंसू उनके निकले हैं, क्योंकि आज जब वो खुद उस पद पे बैठे हैं तो उनको समझ में आया है कि हाउस मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है। और उस समय कम से कम 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान देश का हुआ था उस समय 15वीं लोकसभा में। मेरा कहना यह है कि इस पूरे मुद्दे पे
लोकसभा संसद चलनी चाहिए, बेहतर तरीके से चलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात का सम्मान किया है हाउस में कि कभी भी हम लोग ना तो बेल में गए हमारा कोई सांसद, और ना ही कभी हम लोगों ने संसदीय प्रक्रिया के खिलाफ जाकर कोई बात की है। तो ये गलत हुआ? मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये गलत हुआ निश्चित रूप से। तो फिर पश्चाताप के आंसू कैसे भाई? फिर पश्चाताप के आंसू कैसे? संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाई गई। वेंकैया जी ने, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति 2012 में संसद को नहीं चलने दिया था। आज क्या उन्होंने मेज पर चढ़कर चेयर पर अटैक किया था? नहीं चलने दी थी। क्या उन्होंने मेज पर चढ़कर चेयर पर अटैक किया था? मुद्दा है इसमें संसद का चलना। आप उनके पश्चाताप के आंसू, आपके क्या खुशी के आंसू आ रहे हैं? लाखों करोड़ आपको क्या खुशी के आंसू आ रहे हैं? जो हाल हुआ है संसद में, जो हाल हुआ है, जो मेज पर चढ़े, जो चेयर पर अटैक किया रूल बुक से, उनके पश्चाताप के आंसू, आपके खुशी के आंसू निकल रहे हैं क्या? आपको अच्छा लग रहा है जो कुछ हुआ? क्या वो चेयर पर चढ़े थे? क्या टेबल पर चढ़े थे? क्या रूल बुक फेंकी थी उन्होंने 14 में? आप ये बता रहे हैं? अब मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर आप ही कहते हैं तो मैं कैसे बोलूं? तो सर इतनी देर से आप बोल रहे थे ना, मेरे को आपको बताना तो पड़ेगा ना। ये है जी, मेरा कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी क्रूर है कि अपने इतने वरिष्ठ नेता के आंसू को देख के भी नहीं पिघल रही है। अब तो कम से कम उनको कहना चाहिए कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अच्छा, चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे तो अटैक होगा। चलिए, ये भी सही है, खुले तौर पर मानते हैं चर्चा के लिए अटैक। अगर चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे संबित तो अटैक होगा। आगे से पहले तहसीन, उसके बाद संबित। पहले तहसीन। चर्चा के लिए तैयार नहीं तो अटैक होगा। तहसीन पूनावाला पहले आप बोलिएगा, फिर मैं संबित आपके पास आऊंगा कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। तहसीन। संबित भाई कहते कि माननीय उपराष्ट्रपति जी जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि हम किसानों के मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे, बट वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में कहां पर लिखा हुआ था? उन्होंने इसको लिखा ही नहीं। चेयरपर्सन आकर कहते आज हम ये मैटर को डिस्कस करेंगे। अरे सर, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, उसमें रोज का बिजनेस डिक्लेयर होता है। आपने क्यों उसमें डिक्लेयर नहीं किया? सबसे पहली बात। दूसरी बात, संबित भाई कहते हैं कि देखिए ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि आपके केंद्र की सरकार ने ये आदेश दिया था राज्यों को कि ऑक्सीजन का कारण आप नहीं दिखा सकते। और जब दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, इन दो सरकारों ने कमेटी बिठाई इसकी जांच के लिए, तो आपके एलजी ने और आपके सेंट्रल के राज्य ने इस कमेटी को एक्सेप्ट काम करने नहीं दिया। क्यों आपके गवर्नर इसे बंद करे? क्यों एलजी इसे बंद कर रहा है? इसका आप जवाब दे दीजिए। तीसरी बात करते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए संबित भाई, आपने कहा अगर कुछ गलत हुआ है, आपने तंदूरी कांड की बात करते हुए क्या ये दोबारा नहीं होना चाहिए, तो आप मानते हैं ना कि सुषमा जी और अरुण जेटली जी ने गलत किया? पूरा विंटर सेशन उन्होंने गवा दिया। तब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में 2G मामला गया था 2011 में। हम 2010 की बात करते हैं, अमन भाई पार्लियामेंट को कवर कर रहे थे। आप गलत क्यों कहते हैं न्यूज चैनल पर? इंशाल्लाह एक दिन भगवान करेगा हम दोनों पार्लियामेंट में रहोगे, लेकिन इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। संबित मुझे वाइंड अप करना। संबित आप बोलिए। संबित, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आप पहले प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। जिस समय ये दंगा चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उससे ठीक पहले अनाउंस किया गया था कि पार्लियामेंट में फार्मर्स के इशू में राज्यसभा में डिबेट होगी। ये दंगा ही है और क्या है? अगर ये अगर सड़कों पे होती तो आप उसको दंगा ही कहते? मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं रास्ते पे चलते हुए एक फाइल उठाकर किसी गाड़ी वाले के ऊपर फेंक दूं तो मुझे अरेस्ट करेंगे कि नहीं? पुलिस वाले कर लेंगे, मगर पार्लियामेंट में हो रहा है तो सब माफ है। ये करने वाले, तो मैं इतना कह रहा हूं कि ये जो पार्लियामेंट, नहीं ये तो होगा, देखिए एक्शन तो होना चाहिए। ये बाकी हम डिबेट कर रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं, इसलिए क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा इसका कंक्लूजन मैं नहीं दे सकता। दूसरी बात मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए ये स्कूल के बच्चों की तरह बिहेव करना हमें बंद करना पड़ेगा। तुमने आज से 20 साल पहले पता नहीं पार्लियामेंट के आगे मुझे लंगड़ी मार दी थी, तो मैं भी आज लंगड़ी मार के तुम्हें धक्का दूंगा। ये नर्सरी क्लास के बच्चे शर्मा जाएंगे। हम जिस प्रकार का डिबेट करके इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने उस दिन ऐसा किया था, उस दिन 20 साल पहले, तो आज भी हम ऐसा करेंगे, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए कुछ चीजें इनडिफेंसिबल होती हैं। पार्लियामेंट की गरिमा को याद रखिए, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है, ये गरिमामयी लोगों की, ज्ञानी और विदुर लोगों का, उनका संसद है। ये राज्यसभा में इस प्रकार के दृश्य कभी भी नहीं हुआ। ये ब्रिजमोहन जी कुछ कह रहे थे। ये ब्रिजमोहन जी आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, ब्रिजमोहन जी आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, ऐसे ही आपके बाल नहीं झड़े होंगे, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपके बाल झड़े हैं, उसके बाद आप इसको डिफेंड कर रहे हैं ब्रिजमोहन भाई। पर वो बाल झड़ना एक मुहावरा है, वो बाल मत जाइए, मगर मैं कह रहा हूँ आप इसको डिफेंड कर रहे हैं और आप मजाक बना रहे हैं नायडू जी का।
ये कम से कम आपकी उम्र के साथ ठीक नहीं लगता है बृजमोहन जी, ऐसा मत करिए। पश्चाताप के आंसू आप मजाक बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं खुशी के आंसू हैं, ये पश्चाताप के आंसू हैं। ये हिंदुस्तान के दुख का विषय है। प्लीज बृजमोहन जी, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे बच्चों को ये सीन मत दिखाइएगा, अपने बच्चों को, नाती पोतों को ये वीडियो मत दिखाइएगा। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर से भरोसा हट जाएगा बच्चों का। हमारे बच्चे जो हैं, अगर कोई सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास में बच्चा पढ़ता होगा, उसको मत दिखाइएगा ये वीडियो। जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। जो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, और सिर्फ 22% काम हो पाया लोकसभा में, और 21 घंटे का ही काम हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा आपका, तहसीन पूनावाला, बृजमोहन जी आपका, और बादल देवनाथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनजिंदर सिंह सिरसा आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.